गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जन आंदोलन का उदय करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के नाम और उनके बारे में आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मेरी वीडियो राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जन आंदोलन का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जन आंदोलन कहते किसे हैं। तो एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाले प्रयास को जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन के मुख्य कारण क्या होते हैं? लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, लोगों का राजनीतिक नेताओं और संस्थाओं से मोह भंग हो जाना होता है और किसानों और राजनेताओं से भी मोह भंग आदि हो जाना संभव हो जाता है। तो एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए सभी लोग मिलकर जो प्रयास करते हैं अपने स्वयं मिलकर, उसे जन आंदोलन कहा जाता है। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाए उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन जो किया था कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, तेभागा आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन है, तो ये दल आंदोलन है। लेकिन जन आंदोलन जो होता है वो उसमें किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं होता है। वो लोग अपनी ही ज़रूरतों को, किसी क्षेत्र विशेष की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू करते हैं या किसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए शुरू करते हैं। जबकि दल आंदोलन जो होता है वो किसी राजनीतिक दल के सहयोग से शुरू किए जाते हैं। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय लोगों, छात्रों या किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किए जाते हैं उन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन किसे कहा जाता है। जैसे दलित पैंथर, ताड़ी विरोधी आंदोलन होता है, ये स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाते हैं, छात्रों की समस्याओं से जुड़े होते हैं या और भी कोई आंदोलन होते हैं उनसे, तो उन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन कहा जाता है। तो एक जन आंदोलन हुआ, एक दल आधारित आंदोलन हुआ, और एक जो तीसरा प्रकार का आंदोलन है ये भी एक प्रकार का जन आंदोलन है। उन्हें ये है जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन, उन्हें राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि ये स्वयंसेवी संगठनों या स्थानीय लोगों द्वारा शुरू किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी आंदोलन के प्रकार क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था आंदोलन दो प्रकार के होते हैं, दल आधारित आंदोलन और दलीय आंदोलन। दल आधारित आंदोलन जैसे किसी दल का, राजनीतिक दल का सहयोग प्राप्त होता है तो उसे दल आधारित आंदोलन, जैसे नक्सलवादी, तेलंगाना, तेभागा आंदोलन। और गैर दलीय आंदोलन जैसे महिला आंदोलन कौन कौन से शुरू किए थे, जिसमें गैर दलीय आंदोलन जिसमें किसी भी दल का सहयोग नहीं होता। इसमें सबसे पहला महिला आंदोलन में आता है चिपको व ताड़ी विरोधी आंदोलन। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ व चिपको आंदोलन। तीसरा है जाति आधारित आंदोलन यानी दलित पैंथर्स आंदोलन। फिर है चौथा हमारा किसान आंदोलन BKU, जो किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू किया गया था। अब मैं आपको बताऊंगी नक्सलवाड़ी किसान विद्रोह क्या है। ये दल आधारित आंदोलन का उदाहरण है जो कब शुरू किया गया था, जो क्या नाम कहते हैं, कानू सन्याल के नेतृत्व में, चारू मजूमदार और कानू सन्याल के नेतृत्व में 1967 में शुरू किया गया था। उसे कहते हैं नक्सलवादी किसान विद्रोह कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या होता है? एक पर्यावरण का आंदोलन है। पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, उत्तराखंड में शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। ये वन विभाग ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार कर दिया गया था, जबकि खेल सामग्री के विनिर्माताओं को वो आसानी से ज़मीन का आवंटन कर देते थे। तो महिलाओं ने और वहाँ के समस्त ग्रामवासियों ने पेड़ की कटाई का विद्रोह किया था कि उन्हें खेती बाड़ी के औजार बनाने तो दे नहीं जा रहे, लेकिन खेल सामग्री के निर्माताओं को आप व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ज़मीन दे रहे हैं। तो महिलाओं ने और समस्त ग्रामवासियों ने क्या करा था, इसका विरोध किया था। महिलाएं क्या कर रही थी कि जब पेड़ों की कटाई करने जब ठेकेदार आते तो पेड़ों से चिपक जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, चिपको आंदोलन नाम दिया गया। इसकी मांगे क्या क्या थी इस आंदोलन की? इसकी मांगे थी कि स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संस्थाओं पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं तो उनका नियंत्रण होना चाहिए। सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर उन्हें सामग्री उपलब्ध कराए। लघु उद्योग क्या होते हैं? किसी भी गांव के, किसी भी क्षेत्र, ग्राम विशेष के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास होना चाहिए वहाँ का, मतलब
पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहे और विकास भी हो। तो महिलाओं ने इसके शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वहाँ के लोग कई भी थे जो ये उत्तराखंड में शुरू करा शराब की लत से भी पीड़ित थे। इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने क्या करा कि 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी आंदोलन के। इसके नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उठे जन आंदोलनों का प्रतीक हुआ और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, क्योंकि जो चिपको आंदोलन है उसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी थी? महिलाओं की थी। तो इसलिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक चिपको आंदोलन ने ही किया था। तो अगला मेरा है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या था? दलितों की पीड़ा आक्रोश की अभिव्यक्ति से महाराष्ट्र में 1972 में शिक्षित दलित युवकों ने दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाया। दलित पैंथर की मांगे क्या थी? यानी जातीय आधारित असमानता तथा भौगोलिक संसाधनों के मामले में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, भेदभाव किया जाता था, उसके अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहे थे। इन्होंने आरक्षण के कानून व सामाजिक न्याय के नीतियों के कारागार क्रियान्वयन की मांग की कि सरकार ने जो कानून बनाया उसे सही ढंग से लागू किया जाए, ताकि दलितों को के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। तो ये किसकी प्रमुख मांगे थी? किसकी? दलित पैंथर्स की प्रमुख मांगे थी। अब क्या है, इसमें शामिल महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया था इन्होंने। और क्या किया था? भूमिहीन किसानों, मजदूरों और सारे वंचित वर्ग को इनका था कि अधिकार दिलवाना था। और दलितों में शिक्षा का प्रचार, क्योंकि उस समय दलित क्या होते? पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से वंचित थे। तो उनको कहा कि सबसे पहले आप शिक्षा प्राप्त करो ताकि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। दलित पैंथर्स की गतिविधियाँ क्या क्या थी? अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी गई। रचनात्मक व सृजनात्मक ढंग से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, रचनात्मक ढंग से भी, सृजनात्मक ढंग से भी। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचार का क्या किया था? विरोध किया था। तभी ये काफ़ी आगे उभरा था दलित पैंथर्स पार्टी। इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार ने 1989 में कानून बनाकर जो दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को क्या बनाया? कठोर दंड का प्रावधान बनाया कि अगर कोई दलितों के साथ अत्याचार करता है तो उन्हें कठोर से कठोर क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। दलित पैंथर्स के राजनीतिक पतन के बाद क्या बना? बॉम्ब शेफ का निर्माण हुआ। किसका हुआ? बॉम्ब शेफ, जिसे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉय फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बॉम्ब शेफ का निर्माण किया गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भारतीय किसान यूनियन, जिसे BKU भी कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? 1988 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में BKU के सदस्य किसानों ने धरना दिया, जिसके प्रमुख नेता कौन से? महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसकी मांगे क्या थी? बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, वो उसका विरोध कर रहे थे। दूसरा कह रहे थे कि गन्ने व गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी हो, जो सरकार जो मूल्य देती है उसके मूल्य जो पहले से तय हैं उनकी कीमतें बढ़नी चाहिए। फिर है कृषि उत्पादों के अंतर राज्यीय व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध थे उन पे हटाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो, यानी बिना किसी बाधा के बिजली की आपूर्ति की जाए। किसानों के लिए पेंशन की इन्होंने मांग की, और किसान जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े बैंकों से जो कर्जा लेते थे या छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा लेते थे, उनको कहा कि माफ़ किया जाए। इसकी कार्यवाही या शैली या गतिविधि के बारे में बताना है। इन्होंने कैसे करा? इन्होंने धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आदि कार्यक्रमों से किस पे दबाव डाला? सरकार पर दबाव डाला अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इसने करा। BKU ने, किसान यूनियन पार्टी ने। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी विशेषताएं क्या थी। BKU यानी किसान यूनियन पार्टी ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया। अपनी संख्या के दम पर इन्होंने राजनीति के एक दबाव समूह की भांति सक्रिय रहे। सरकार पर इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता थी, क्योंकि वे नकदी फसल उगाते थे। कैसी फसल उगाते थे? नकदी फसल उगाते थे। फिर इन्होंने अपने क्षेत्र में चुनावी राजनीति में इनके सदस्यों का रसूख था, और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन व कर्नाटक का रैयतकारी संगठन इसके किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, और इसने काफ़ी हद तक अपने काम में सफलता भी पाई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है? ये शराब विरोधी आंदोलन है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले के डुबरगट्टा गांव में हुई। लगभग 5000 महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। नेल्लोर जिले की ताड़ी की बिक्री की नीलामी
कितनी बारी 17 बार रद्द की गई और ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा था। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन यहाँ इसलिए शुरू किया गया कि वहाँ के पुरुष जो थे अपना जो भी कमाते थे वो शराब पर खर्च करते थे और घर आकर ना तो कुछ देते थे और अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जिसके विरोध में वहाँ की औरतों ने क्या आंदोलन शुरू किया था, ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन की मांग की थी। मांग क्या क्या थी? ये शराब की वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा था, एक तो आर्थिक कठिनाई हो रही थी, अतः ताड़ी की बिक्री का विरोध किया क्योंकि वहाँ की औरतें घरेलू हिंसा और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, और लैंगिक भेदभाव का विरोध किया। इन औरतों ने दहेज प्रथा का भी विरोध किया था। इसका परिणाम क्या क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि कई राज्यों में शराबबंदी लागू हो गई, घरेलू हिंसा व महिला अत्याचारों के विरुद्ध कठोर नियम बनाए गए, महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू हुआ, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये आरक्षण लागू किया गया। तो ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन का परिणाम। अब इसके बाद मैं बताऊंगी नेशनल फिशर वर्कम फोरम NFF मछुआरों की संख्या के लिहाज में भारत का कैसा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये जो फोरम जो बनाया गया, नेशनल फिशर वर्कर्स फोरम जो बनाई गई, ये मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इसकी मांगे क्या थी? सरकार द्वारा बॉटम ट्राउलिजिंग यानी व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाज़त से मछुआरों का जीविका का संकट पैदा हो गया था, क्योंकि बड़े बड़े जहाज आते थे, वो सारी मछली निकाल ले जाते थे, तो छोटे मछुआरों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। बाध्य होकर मछुआरों ने क्या बनाया? NFF बनाया। 2002 में NFF द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने के विरोध में उन्होंने हड़ताल कर दी, राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दी। पारिस्थितिकी की रक्षा व मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी और विश्व के समधर्मा संगठनों से उन्होंने क्या मिलाया? हाथ मिलाया अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। किसने? मछुआरों ने। इसका ये था। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। नर्मदा घाटी परियोजना बनाई गई थी जिसमें क्या कौन कौन राज्य शामिल थे? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर कितने बांध बनने थे? 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव था। जिसके क्या होता है कि जहाँ पे भी कहीं पे बांध बनाए जाते हैं वहाँ से लोगों को क्या करना पड़ता है? विस्थापित करना पड़ता है। इससे बांध बनाने से लाभ तो होते हैं, लेकिन जो वहाँ से लोगों को जो बहुत काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे होते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई इंसान कहीं पे बहुत सालों से रह रहा है, उसको वहाँ से हटा के कहीं और विस्थापित किया जाए तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस योजना के लाभ भी थे बहुत सारे। एक तो गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित 3 राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं मिलती। फिर दूसरा, कृषि की उपज में भी सुधार होता कि सिंचाई से क्या होती? कृषि की उपज अच्छी होती। फिर अगला था बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर भी अंकुश पड़ जाता, क्योंकि देखो सिंचाई से फसल अच्छी होती तो फसल अच्छी होती तो सूखा नहीं पड़ता। और फिर क्या नाम कहते हैं, नदियों पे बांध बन जाए तो बाढ़ के आने की संभावना भी कम रहती है। इस योजना का विरोध किया गया। इस योजना का लोगों का प्रायवास के लिए, आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। परियोजना के कारण हजारों लोग बेघर हो गए, यानी 245 गांव के डूब के क्षेत्र में आने से कितने 2.5 लाख लोग क्या हो गए थे? बेघर हो गए थे। इसकी मांगे क्या थी? इसकी मांगे थी कि परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोगों प्रभावित हुए उन्हें समुचित पुनर्वास करा जाए और परियोजना की निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो। जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण हो, मतलब कि सही ढंग से उसका रख रखाव किया जा सके। ठीक है, ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। इससे क्या था? पौधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता या व्यक्ति कौन कौन थे? इसमें जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति थे मेधा पाटेकर और आमिर खान। इसका परिणाम क्या हुआ? इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापना नीति की घोषणा की थी। ठीक है, ये इसकी घोषणा की गई थी। अब इसके बाद मैं बताऊंगी सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी RTI। इस आंदोलन की शुरुआत क्या हुई थी? 1990 में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने की थी और राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में की थी इस आंदोलन की शुरुआत। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को मांगा कि उन्हें कितना वेतन मिला जाता है उसकी सारे कहा था उसके बिल चाहिए। उन्हें दी गई मंजूरी में हेराफेरी हुई। ठीक है,
आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया कि जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति है। दवा में उन्हें कहा गया था कि उन्हें मिलेगी प्रतिलिपि, लेकिन पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना क्या हो गया था, अब अनिवार्य हो गया था। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया कि ये सब चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को संसद में रखा गया, और जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति ने क्या कर दी गई थी, मंजूरी दी गई थी। तो इस प्रकार जो सूचना का जो अधिकार है RTI वो लागू हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जन आंदोलन से लोगों ने क्या क्या सबक लिए। जन आंदोलनों का उद्देश्य क्या होता है? दलीय राजनीति की कमियों को क्या करना, दूर करना। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की अभिव्यक्ति की जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सारी क्षेत्र विशेष में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो चुनावी राजनीति द्वारा हल नहीं की जा सकती। तो एक जन आंदोलन ही एक केवल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और लोगों की उसमें भागीदारी की जा सकती है। इसके बाद जन आंदोलन के शोभ व समाज में गहरे तनाव को सार्थक दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा भी की जा सकती है, एक तो जन आंदोलन के द्वारा। फिर इससे सक्रिय भागीदारी से नए प्रयोग से लोकतंत्र को जनाधार को भी बढ़ावा मिलता है, जनता को क्या होता है, जागरूक किया जाता है, और लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में क्या होता है, मदद भी मिलती है। तो जन आंदोलन से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आंदोलनों से अब हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जन आंदोलन जो होते हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होते, बल्कि लोगों में लोकतंत्र के लिए क्या होते हैं, विश्वास पैदा करते हैं। जन आंदोलन का उद्देश्य होता है दलीय राजनीति की जो खामियां होती हैं उनको दूर करना, क्योंकि जो दलीय राजनीति होती है वो केवल अपने फायदे के लिए लोगों के साथ जुड़कर और लोगों की भावनाओं को भड़काती है। लेकिन जन आंदोलन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं को उजागर करना होता है, उनको हल करना होता है। अतः उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जन आंदोलन किसी भी समस्या को सुलझाने का एक बहुत अच्छा कारगर तरीका है। तो ये था मेरा आज का वीडियो।